इमेजिन करिए कैसे। इसे जानने से पहले हमें कहानी को शुरू से समझना पड़ेगा। तो कहानी को हम शुरू करते हैं। आज से 35 साल पहले ईयर 1990 से। उस समय जो दिल्ली थी काफी साफ सुथरी और कम डेंस हुआ करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो अंतिम दौर था जहां दिल्ली साफ रही थी। इसके बाद शुरू होता है दिल्ली में इमिग्रेशन। इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में आकर बसने लगे और ये इमिग्रेशन ईयर 1993 आते आते अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अलग अलग जगह से लोग दिल्ली में आकर अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे थे, अपना घर बना रहे थे, अपनी गाड़ियां खरीद रहे थे। धीरे धीरे जो है दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी और इसी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत तेजी से हुआ। ये सब चीजें उतनी इफेक्टिव नहीं थी दिल्ली की पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए। कुछ और था जो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़े जा रहा था और वो चीज थी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा में अब छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी फ्लोट करने लगे थे। ये डस्ट पार्टिकल्स एक नॉर्मल इंसान के हेयर से लगभग 28 गुना तक छोटे हो सकते थे। हालांकि इनमें हर एक कण का साइज अलग अलग होता है। कुछ का 10 माइक्रोमीटर, कुछ का 5 माइक्रोमीटर और कुछ का 2.5 माइक्रोमीटर। और बाद में इन सब का नाम भी रखा गया, जैसे PM10, PM5 और PM2.5। हालांकि अब तक दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा था, इन प्रॉब्लम्स को उतना हाईलाइट भी नहीं किया गया था। और फिर आता है ईयर 1996। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक रिपोर्ट पब्लिश करती है लो मर्डर के नाम से, और यही इस पूरी क्राइसिस का टर्निंग पॉइंट था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से जो सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, जो फैक्ट्रियां दिन रात चल रही हैं, इनसे जो धुआं बाहर आ रहा है वो धुआं टॉक्सिक गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जहर घोल रहा है। और ये चीजें ओवर द टाइम दिल्ली को खराब करती जा रही हैं। और हाँ, जब मैं दिल्ली बोल रहा हूँ तो मैं इंडिया के उन सारे मेजर सिटीज को इंटीग्रेट कर रहा हूँ जिसमें आज एयर पोल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। उसी साल ईयर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लेने का कहा और गठबंधन हुआ EPCA का, यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी का। और अब शुरू होता है इन सारे मेजर सिटी को कंट्रोल करना। हालांकि बढ़ते समय के साथ पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस संस्था को भी कमजोर कर दिया और साल 2000 आते आते हालत हद से बाहर जाते दिखाई देने लगे और अब तक समस्या आम लोगों को भी दिखने लगी और न्यूज एजेंसी भी इस न्यूज को कवर करने लगी। इस पूरे रिकॉर्ड में दिल्ली में जो भी चीजें चल रही थी, जो पॉल्यूशन को बढ़ा रही थी, वो सारी चीजें दुगनी रफ्तार से बढ़ी, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे पॉपुलेशन हो, या चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो। साल 2010 आते आते दिल्ली की जो आबादी थी वो 16 मिलियन हो चुकी थी, जो 1919 में 9 मिलियन हुआ करती थी। और उन दिनों दिल्ली का जो एवरेज AQI हुआ करता था वो 200 से 300 के बीच रहता था। और जैसा कि आप लोग जानते हो 200 से 300 का AQI होना कितना ज्यादा डेंजरस होता है। हालांकि दिल्ली के इस पूरे एयर पोल्यूशन को अकेला जिम्मेदार सिर्फ दिल्ली नहीं था, कोई और भी था जो इसे बढ़ते एयर पोल्यूशन में अपना भरपूर योगदान दे रहा था। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब और हरियाणा के स्टेबल बर्निंग के बारे में। इवन ईयर 2010-11 में दिल्ली में पोस्ट मानसून सीजन में जो एयर पोल्यूशन बना हुआ था उसमें 50 to 25% कॉन्ट्रीब्यूशन पंजाब और हरियाणा के स्टेबल बर्निंग का था। हालांकि ये 50 to 25% एवरेज पूरे साल का नहीं था, ये पोस्ट मानसून सीजन का था। अगर पूरे साल का डेटा देखा जाए तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन में स्टेबल बर्निंग भी न 15 से 35% तक का कंट्रीब्यूशन तो देता ही था। हालांकि इन सभी चीजों के बाद भी कुछ कमियां दिल्ली खुद भी समेटे बैठा था। ऑफ कोर्स हम लोग पॉलिटिकल बातें तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले नेचुरल डिफेक्ट की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण दिल्ली का जियोग्राफिकल लोकेशन भी है। दिल्ली के वेस्ट में अरावली हिल्स जो साउथ वेस्ट से आने वाली क्लीन एयर को ब्लॉक करता है और बिल्कुल ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट में हिमालयास करती है, जिसकी वजह से दिल्ली की पोल्यूटेड हवा दिल्ली में ही रह जाती है और बहुत सीमित मात्रा में नई हवा वहां से जा पाती है और पोल्यूटेड हवा वहां से बाहर नहीं निकल पाती है। और अब 15 साल बाद दोनों चीजें डबल हो चुकी हैं, चाहे वो पॉल्यूशन हो या पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 16 मिलियन से बढ़कर 33 मिलियन हो चुकी है और AQI 250 से बढ़कर 700 हो चुकी है। दिल्ली की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि पॉल्यूटेड एयर की एटमॉस्फेयर में एक अलग लेयर बन चुकी है, जिसको एस्केप करके न तो ठंडी हवा ऊपर से नीचे आ पा रही है, न ही गर्म हवा नीचे से ऊपर जा पा रही है। समर्स में गर्म हवा इस लेयर को एस्केप ही नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से दिल्ली में भयानक गर्मी पड़ती है। और ठंड के मौसम में जब रात का मौसम होता है तब जमीन ठंडी होती है, लेकिन उसे गर्म करने के लिए सनलाइट भी इस लेयर को एस्केप करके जमीन तक नहीं आ पाती है। और ऐसे हालातों में दिल्ली की गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये लोगों से डेटा छुपाने का काम, क्योंकि इनके लिए AQI तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। IQ जो हमारा
AIQ है उसको हम इनके लिए असली प्रॉब्लम है डेटा। ये आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जब एक सरकार के तौर पे आप आंकड़ों में फर्जीवाड़ा करेंगे तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट आएगा उसकी वजह से ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है आज सड़कों पे उतरा है। ये अलार्मिंग है। प्रदूषण तो 10 साल की सरकार डेटा के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। लेकिन आप ये बात खुद सोचिए, क्या ये समस्या एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना है? एक बार दिल्ली की इन हालातों को देखिए और बताइए क्या ये समस्या एक दूसरे को ब्लेम करने से दूर हो सकती है? देखिए, अगर दिल्ली की पॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें चाइना से सीखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में न केवल इस प्रॉब्लम को फेस किया है बल्कि इससे ओवरकम भी कर चुका है। चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग को 2005 में स्मोक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लोग बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि गवर्नमेंट को रेड अलर्ट इशू करना पड़ गया था। और वहीं इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली पर वापस आते हैं, आज के टाइम पर ये बीजिंग बना पड़ा हुआ है। बट क्लाइमेक्स तो अब शुरू होता है, क्योंकि वही एक तरफ बीजिंग सिटी जिसके हाल 2005 में सेम दिल्ली की तरह थे, या आप कह सकते हो इससे भी बुरे थे। स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, आप इनसे ही अंदाजा लगा सकते हो चाइना ने कितना क्लीन कर दिया है एयर पोल्यूशन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम बीजिंग को अपनी कैपिटल सिटी दिल्ली से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? अगर हम बीजिंग के सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो वो भी दिल्ली के सिमिलर ही कोल कंबंशन, व्हीकल एमिशन, ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन। 1991 में बीजिंग में यही हाल हुआ करता था। बट चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप लिए जिससे आज बीजिंग का एयर पोल्यूशन 89% तक रिड्यूस हो चुका है। लेट 1990 में जब चाइना ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तरह इमिग्रेट किया, तब बीजिंग की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही थी। लेकिन इसी के साथ अर्बनाइजेशन और एजेंसी कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ, जिसमें सीधा सीधा मतलब ये था ज्यादा इमर्शन और ज्यादा पोल्यूशन। ये ऐसा समय था जब बीजिंग की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज विंटर की हीटिंग कोल पर हैविली डिपेंड थी। WHO के अकॉर्डिंग PM 2.5 की सेफ लिमिट 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। लेकिन 2013 से 2015 के बीच बीजिंग का 2M5 लेवल 250 तक चला गया था। लेकिन बीजिंग की करंट सिचुएशन पास से टोटली डिफरेंट है और इसका पूरा क्रेडिट चाइनीज गवर्नमेंट को जाता, जिसने 2013 और 2017 के बीच एक एग्रेसिव कंट्रोल प्रोग्राम रन किया, जिसे प्रॉपर्ली वॉर अगेंस्ट एयर पोल्यूशन कहा जाता है। अब एक एक करके समझते हैं कि बीजिंग ने क्या स्टेप फॉलो किए जिसकी वजह से वहाँ का पोल्यूशन इतना कम हो गया। सबसे पहले उन्होंने स्टेप लिया कंजप्शन कंट्रोल करने के लिए पावर प्लांट्स और रेसिडेंशियल एरियाज में कोल को रिप्लेस करके सोलर एनर्जी लगाए और नेचुरल गैस जैसे क्लीन एनर्जी अल्टरनेटर्स का यूज किया जाने लगा। ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल के लिए गवर्नमेंट ने कार्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में DPF यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर लगवाना मैंडेटरी किया, ताकि डीजल पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस किया जा सके। ग्रेजुअली इमिशन स्टैंडर्ड को रिस्ट्रिक्ट किया गया और इसके बाद पुराने व्हीकल्स की स्क्रैपिंग शुरू हुई। लेकिन पुरानी गाड़ियों को तोड़ने के लिए डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया गया, बल्कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी और इससे हुआ ये कि पॉलिसी को सिटीजन का सपोर्ट मिला। फाइनली सबवेज, पब्लिक बसेस और रेलवे का एक्सपेंशन हुआ। और यहाँ किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंशन से आने वाले टाइम में बीजिंग एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली ओवरकम कर लेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अर्बन प्लानिंग में हेवली इन्वेस्ट किया और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे लोगों का ट्रैवल बिहेवियर ही चेंज हो गया। साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा। व्हीकल ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की गयी, इससे इमिशंस में एक नोटिसेबल रिडक्शन देखने को मिला। एक क्लीन एयर एक्शन भी लॉन्च किया गया, जिससे क्लियर लिमिट सेट की गई। एक सिटी में मैक्सिमम कितने टोटल व्हीकल्स अलाउड होंगे। अब क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस कर रही थी और इन्वेस्टमेंट भी कर रही थी, बीजिंग में एक ट्रांजिशन नोटिस किया गया। अब लोग कार खरीदना ही नहीं चाहते थे। धीरे धीरे प्राइवेट कार की ओनरशिप भी डिक्लाइन हुई, क्योंकि लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा कन्वीनियंस समझने लगे। और हैरान करने की बात यह है, जहां एक तरफ प्राइवेट कार की ओनरशिप में डिक्लाइन हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ बीजिंग की GDP रैपिडली ग्रो करती जा रही थी। इसके बाद 2016 में एक कटिंग एज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क क्रिएट किया गया, जिससे बीजिंग को एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि सैटेलाइट, रिमोट सेटिंग और रेजर रेडार का एक्सेस मिला। इसी के साथ सिटी में 1000 से भी ज्यादा PM 2.5 मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए, जिससे हाई इमिशन एरियाज और पीक पोल्यूशन टाइमिंग को प्रिसाइजली ट्रैक करना बहुत इजी हो गया था। चाइना एक बात समझ चुका था, जब तक सारे डिपार्टमेंट एक्टिवली काम नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चाइना को लेट ब्लॉक एटीट्यूड नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजी ड्राइवन अप्रोच की जरूरत थी। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने ब्यूरोक्रेसी में कैडर एवोल्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली ये एक टॉप डाउन अप्रोच थी, जिसमें हर गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वो मेयर हो, मजिस्ट्रेट हो या गवर्नर, सबके लिए परफॉर्मेंस टारगेट सेट किया गया। यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल
का प्रमोशन। अब इस पर डिपेंड करता है कि वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कितना एग्रेसिव स्टेप ले और क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे इंडस्ट्री पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ आउटडेटेड पावर प्लांट्स को भी शट डाउन कर दिया गया था। Stories making news across China. Beijing closing down one of the major coal power plants as the country steps up the Clean Air Action Plan. और चाइना ने फाइनली वो स्टेप लिया जो इंडिया के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। चाइना ने अपनी मीडिया को एयर पोल्यूशन क्राइसिस रिपोर्ट करने की पूरी छूट दे दी। इसके बाद इतना एक्सटेंसिव कवरेज हुआ जितना चाइना के लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। न्यूज़पेपर से लेकर टेलीविजन तक ये क्राइसिस जैसा था वैसा ही रिपोर्ट किया गया, न किसी पॉजिटिव स्पिन के। आखिरकार चाइना की स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि PM10 और PM 2.5 में 64%, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 54% और सल्फर डाइऑक्साइड में 89% तक रिडक्शन देखने को मिला। चाइना ने किया क्या ये तो हम समझ गए, लेकिन इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता है, आइए ये जानते हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल, ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। ये डिबेट यूजलेस है कि उनकी गवर्नमेंट के टाइम पॉल्यूशन ज्यादा था और हमारी गवर्नमेंट में 50 पॉइंट्स लेस है, क्योंकि हमें पॉल्यूशन को जड़ से खत्म करने पर फोकस करना होगा। सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बदलाव लाना चाहिए, जो लोकल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसे रिप्लेस करना होगा एक इफिशिएंट बस मेट्रो सिस्टम से, जो हैंड टू हैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे और बजट फ्रेंडली भी हो। दिल्ली का DGT बस सिस्टम काफी पुराना है और इसे कम्प्लीटली अपडेट करने की जरूरत है। जैसे चाइना की थर्ड लार्जेस्ट सिटी शेंजन ने 2017 में किया, जब 16,000 डीजल बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस कर दिया गया। इसी के साथ पुराने व्हीकल्स को बैन या स्क्रैप करने के बजाय एक सब्सिडी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे सरकार और आम आदमी दोनों का फायदा हो। क्योंकि दिल्ली ओवर पोल्यूटेड है, इसलिए अर्बन प्लानिंग को भी अग्रेसिवली इम्प्रूव करना होगा। आज भी कोल प्लांट्स दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी के मेजर सप्लायर्स हैं, इन्हें ग्रेजुअली नेचुरल सोर्सेज से रिप्लेस करना होगा, जैसे कि सोलर रूफ टॉप टू सिटीज में सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। और जब तक इन सभी चीजों में कोई चेंजेस नहीं आ जाते, तब तक आप लोग भी बाहर बहुत कम निकलिए, जरूरत के लिए निकलिए और हमेशा मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि PM 2.5 सीधा लंग्स पर अफेक्ट करता है। अब दिल्ली के लोगों को अपने हक के लिए मतलब राइट टू क्लीन एयर के लिए आवाज उठानी होगी और सरकार से सवाल करने होंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ नवंबर दिसंबर में ही इस प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते रहे तो 300+ AQI भी ये कहकर नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, भले ही वह ट्रांजिशन वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में ही हुआ हो। अगर आप सभी लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो थैंक यू सो मच, और कमेंट करिएगा कि मैंने ये वीडियो यहाँ तक देखी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।